भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, ये लाइन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने गूंज उठी जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपने सबमिशन शुरू करते ही ये एक्सप्लोसिव फ्रेज कोट किया। व्यूअर्स के लिए शायद ये डेजा वू मोमेंट हो, क्योंकि ये वही लाइन है जो उमर खालिद और शर्जिल इमाम के स्पीचेस के कंटेक्स्ट में बार बार पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनी। और लेटेस्ट कोर्ट हियरिंग में एएसजी ने डायरेक्टली असर्ट किया कि ही इज वन ऑफ द इनफेमस ओरिजिनेटर्स ऑफ दिस भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे स्टेटमेंट। बस इस शुरुआत के साथ ही पूरा कोर्ट रूम का मूड एकदम चार्ज हो गया और हियरिंग का टोन सॉलिडली सेट हो चुका था। अब ये कोई नॉर्मल बेल हियरिंग नहीं थी, ये एक ऐसा मोमेंट था जो लोगों को दिल्ली राइट्स, यूएपीए, कॉन्स्पिरेसी स्पीचेस एंड नेशनल सिक्योरिटी के बीच का पूरा टैंगल्ड वेब एक बार फिर याद दिला रहा था। एएसजी एसपी राजू ने अपने सबमिशंस में सबसे पहले व्यूअर्स को वापस उस फरवरी 2020 की हॉरिफाइंग विजुअल्स में ले जाने की कोशिश की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया से कहा, 53 people killed, more than 530 injured. There was a lot of violence. Petrol bombs were used, stones were pelted, sticks, acid-like chemicals were used. Stones were pelted on a small contingent of policemen. कोर्ट को रिमाइंड करते हुए एएसजी ने एम्फेसिस दिया कि ये राइट्स कोई स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट नहीं थे, बल्कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का अलेजिडली रिजल्ट थे, जिसका थ्रेड प्रोसिक्यूशन के हिसाब से अक्यूज्ड लोगों तक जाता है। अब उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस लिया तो वो प्राइमा फेसाई फाइंडिंग दैट अ यूएपीए ऑफेंस हैज बीन कमिटेड था। और सबसे क्रूशियल बात, the cognizance order has not been challenged and that being the case, the accused would not be entitled to bail। अब इस पॉइंट के साथ एएसजी का आर्ग्यूमेंट ये था कि जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट पहले ही जुडिशियल माइंड अप्लाई करके डिसाइड कर चुकी है कि यूएपीए के ऑफेंसेस अट्रैक्ट होते हैं, तो बेल देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, if there is an application of judicial mind that an offense under UAPA Act has been committed, there is no question of granting bail. The accusation is prima facie true because cognizance has been taken. That order of cognizance has not been challenged। यानी प्रोसिक्यूशन का स्टैंड क्लियर, अगर कॉग्निजेंस स्टैंडिंग है तो इंटायर बेल फ्रेमवर्क कोलैप्स हो जाता है अक्यूज्ड के फेवर में। फिर एएसजी ने एक और एंगल रेज किया, असम को इंडिया से कट ऑफ करने वाला एलिगेशन। व्यूअर्स के लिए ये एलिगेशन शायद सबसे कंट्रोवर्शियल और हैवी लग सकता है, पर एएसजी ने फर्म टोन में कहा कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी फॉर द पर्पस ऑफ नॉट ओनली इंसाइटिंग बट फॉर द पर्पस ऑफ वायलेंस। द कॉन्स्पिरेसी वाज टू चोक असम आउट ऑफ द कंट्री। कोर्ट ने इस पर तुरंत पूछा भी कि वेयर डू यू गेट दैट फ्रॉम द चार्जशीट, तो एएसजी एसवी ने रिप्लाई किया कि आई हैव गिवन इट इन अ पेन ड्राइव। I'll come back to it in any case, knowing fully well what's there in the charge sheet. They have not made any submissions on merit. They themselves have voluntarily not gone into it. यानी एएसजी का इनडायरेक्ट आर्ग्यूमेंट ये था कि डिफेंस ने मेरिट्स पर बात ही नहीं की है, तो उनके पास अब कंप्लेन करने की जगह नहीं है। इसके बाद एएसजी का स्पॉटलाइट शिफ्ट हुआ मिरान हैदर पर। एएसजी एसवी राजू ने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि मिरान हैदर हैज फाइनेंस्ड द राइट्स विद ₹2.86 lakhs. I am told that in ED's money trial investigation they have got something more. I am not relying on that part as of now. अब व्यूअर्स के लिए ये पॉइंट काफी हैवी था, क्योंकि ये फाइनेंशियल लिंक एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट लिंक बनता है। एएसजी ने ये भी क्लियर किया कि वो ईडी के फाइंडिंग्स पर रिलाई नहीं कर रहे, पर उनके पास ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स और प्रोसिक्यूशन मटेरियल काफी है अपनी सबमिशंस को जस्टिफाई करने के लिए। और फिर आई वो आर्ग्यूमेंट जिसने कोर्ट रूम का टेम्परेचर लिटरली बढ़ा दिया, उमर खालिद का एलिज्ड बैकग्राउंड। एएसजी ने कहा कि खालिद हैज अ हिस्ट्री ऑफ इंसाइटिंग वायलेंस एज फार एज कश्मीर गोज। हिज माइंडसेट इज दैट इंडिया शुड बी ब्रोकन इनटू पीसेस। ही हैज अ फेमस स्पीच। ही इज वन ऑफ द इनफेमस ओरिजिनेटर्स ऑफ दिस भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ही एक बॉम्बशेल था, क्योंकि टुकड़े टुकड़े नैरेटिव तो पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट काफी टाइम से है, बट ये पहली बार फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह असर्ट हुआ। एएसजी ने ये भी कहा कि उमर एलिज्ड मास्टरमाइंड थे चक्का जाम स्ट्रेटेजी के, जो प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंग एक वायलेंट टैक्टिक थी। एएसजी एसवी राजू ने क्लेम भी किया कि he was the brainchild behind Chakka Jam. He explained the difference between Chakka Jam and Dharna to Imam and Asif. Umar told Sharjil to start Chakka Jam at Jamia. Meanwhile, he said he will start Chakka Jam in other Muslim areas. Chakka Jam is violent disruption of all essential services. अब इस आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर ये था कि सिंपल प्रोटेस्ट और चक्का जाम में एक डेलिब्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की गई, जिसका पर्पस सिस्टम फ्रीज करना था, और एलिजिडली ये प्लान वायलेंट आउटकम तक लीड हुआ। व्यूअर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है कि प्रोसिक्यूशन का इंटायर केस कॉन्स्पिरेसी बेस्ड है, और कॉन्स्पिरेसी केसेस में डायरेक्ट एक्शन उतना जरूरी नहीं है जितना अलेज्ड प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और मैसेजिंग पैटर्न्स। अब कोर्ट रूम डिस्कशन फिर एक टेक्निकल एंगल पर गया, वाइकैरियस लायबिलिटी एंड कॉन्स्पिरेसी के प्रिंसिपल्स। एएसजी ने एक्सप्लेन किया कि इन अ केस
of conspiracy, the role would sometimes take a background. If there is reasonable ground to believe that a conspiracy exists, principle of agency would apply. There would be vicarious liability. यानी prosecution का कहना ये था कि हर accused का role individually pinpoint नहीं होना चाहिए. अगर एक larger conspiracy exist करती है तो some members liable हो सकते हैं regardless of direct acts. ये बात viewers के लिए समझना काफी important है क्योंकि UAPA के framework में conspiracy और membership allegations bail hearing को drastically tough बना देते हैं और प्रोसिक्यूशन जनरली इस एंगल को पुश करता है. अब एएसजी के आर्ग्यूमेंट्स के एंड तक एक पिक्चर क्रिएट हो चुकी थी. अलेज्ड वायलेंट कॉन्स्पिरेसी, फाइनेंशियल लिंक्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोवोकेटिव स्पीचेस, चक्का जाम ब्लूप्रिंट, असम को डिस्कनेक्ट करने का अलेज्ड आइडिया और ट्रायल कोर्ट के कॉग्निजेंस को बैकबोन बनाकर प्रोसिक्यूशन का क्लेम था कि बेल इज लीगली इम्परमिसिबल. अब हियरिंग के एंड में एसजीएसवी राजू ने कामली कंक्लूड किया और कोर्ट ने नोट किया कि अब अगला राउंड होगा डिफेंस का और उनके रिजॉइंडर आर्गुमेंट्स का स्टार्टिंग मंडे नवंबर 24. अब व्यूअर्स आपके लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं कि मंडे की हियरिंग काफी इंटेंस, लीगली डेंस और नैरेटिव हेवी होने वाला है क्योंकि डिफेंस अब डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगा प्रोसिक्यूशन के इन सारे एक्सप्लोसिव एलिगेशंस पर. लेटेस्ट हियरिंग एक ब्रॉडर रिफ्लेक्शन भी थी हमारे सिस्टम पर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ईसीआई के अराउंड रीसेंट नैरेटिव्स, प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स, एकेडमिक स्पीच, स्टूडेंट मूवमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के क्रॉस रोड पर हमारी जुडिशरी का रोल. जब एक तरफ एएसजी भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसे फ्रेजेस को कोर्ट रूम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो दूसरी तरफ डिफेंडर्स आर्ग्यू करते हैं कि स्पीच और वायलेंस के बीच का लिंक आर्टिफिशियली स्ट्रेच किया जा रहा है. लेकिन इस बेल हियरिंग के कंटेक्स्ट में प्रोसिक्यूशन ने क्लियर स्टैंड दिया है कि ये कोई स्पीच केस नहीं, एक वायलेंस बैक्ड कॉन्स्पिरेसी केस है जहां प्राइमा फेसाई थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है ड्यू टू द अनचैलेंज्ड कॉग्निजेंस. और व्यूअर्स ये भी याद रखना होगा कि यूएपीए के अंदर बेल की थ्रेशोल्ड नॉर्मल बेल से बहुत डिफरेंट होती है. ये एक ऐसा लॉ है जहां प्राइमा फेसाई ट्रू का स्टैंडर्ड ही गेट कीपर बन जाता है. एएसजीएसवी राजू का इंटायर पॉइंट भी यही था कि कॉग्निजेंस इज इक्वल टू प्राइमा फेसाई फाइंडिंग व्हिच इज इक्वल टू नो बेल. तो अब सारी नजरें मंडे पर होंगी जहां डिफेंस फाइनली कोर्ट रूम को बताएगा कि इन एलिगेशंस के हिसाब से क्या कौन से फ्लॉज, ओवरस्टेटमेंट्स या इनकम्प्लीट रीडिंग्स एग्जिस्ट करते हैं. क्या डिफेंस चार्जशीट के मेरिट पॉइंट्स पर अटैक करेगा? क्या वो विलिंगली पेन ड्राइव मटेरियल का रिस्पॉन्स देंगे? क्या वो चैलेंज करेंगे कॉन्स्पिरेसी लिंक को? ये सब मंडे को रिवील होगा. पर व्यूअर्स तब तक आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र.